हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट सिलेबस के अनुसार सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल विषय का तीसरा पार्ट आज की क्लास में लेकर के मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, यह सीटेट के अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे मैक्सिमम प्रश्न बार बार सीटेट के अलावा टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस क्लास का शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग ग्लोब से संबंधित अध्ययन करेंगे कि ग्लोब वास्तव में क्या होता है, इसके साथ साथ अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनकी क्या स्थिति होती है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब क्या क्या अर्थ होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार स्वरूप मॉडल है और पृथ्वी पर स्थित अनेकानेक तथ्यों एवं सूचनाओं को एक दृष्टि में वास्तविकता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है, अर्थात पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब में अनेक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब के मध्य में उत्तर दक्षिण के संदर्भ में एक काल्पनिक रेखा जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाता है। देखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और इसी काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यह विषुवत रेखा है। इसके बाद से देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि जो यह विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के यानी कि उत्तर तरफ के इस आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के इस आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद से देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा या इसको हम कह सकते हैं कि मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर में अर्थात ग्लोब के मध्य में पूर्व पश्चिम के संदर्भ में एक काल्पनिक रेखा को मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बीचों बीच में रेखा खींची गई है, इसको हम मध्याह्न रेखा कहते हैं और इसके जो है कि इधर पूरब और दूसरी तरफ क्या है, पश्चिम है। तो पूरब और पश्चिम के संदर्भ में मध्य में अर्थात बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, इसको मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है और यह मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को क्या करती है, आपस में मिलाती है। इसके बाद से देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाई जाने वाली जो आड़ी रेखाएं अर्थात जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं यानी कि जो ग्लोब पर वृत्त होता है उसको ही अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण दिशा में सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है और ग्लोब में कुल 180 वृत्त होते हैं अर्थात कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से ग्लोब पर 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं तथा अक्षांश वृत्त के एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। यह अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं और इसकी कल्पना पृथ्वी पर तापमान व जलवायु के निर्धारण के लिए किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अर्थात ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर जो यह रेखा आप देख रहे हैं ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये ठीक बीचों बीच में अभी मैंने आपको बताया कि इसको जो है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और इस भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी यह यानी कि 23.5 अंश उत्तरी भाग में इसको जो है कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में जो है कि इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ साथ 66.5 अंश उत्तर और 66.5 अंश जो है कि दक्षिण में यह दक्षिणी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुववृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर दर्शाई गई हैं, अर्थात इसको वृत्त के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखते हैं भूमध्य रेखा। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दो निश्चित स्थल होते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक अक्ष रेखा का मध्य बिंदु ही भूमध्य है, अर्थात पृथ्वी की इस भूमध्य को मिलाने वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो इस तरह से कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दो निश्चित स्थल होते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक अक्ष रेखा का मध्य बिंदु ही भूमध्य अथवा पृथ्वी के इसी भूमध्य के मिलाने वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है। इसके बाद से कर्क रेखा आता है कि कर्क रेखा क्या है, अभी आपको मैंने बताया है, यानी कि जो है कि भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। इसके बाद से कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जो 8 राज्यों अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर के गुजरती है। यह भी प्रश्न कई बार बनता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह मुख्यतः 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर के गुजरती है। अगला है कि कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका व उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजरता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, यह मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है और मकर रेखा विश्व में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। इसको भी आपको याद रखना है कि मकर रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरता है। तो यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, पृथ्वी का शीर्ष अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध का अंतिम व शीर्ष बिंदु होता है। जैसा कि आप देखेंगे, अगर भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा में ऐसे यानी कि यहाँ से जो ये रेखा आती है तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाती है और यही जो शीर्ष स्थान है यही उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में शीर्ष अक्षांश 90 अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का अंतिम शीर्ष बिंदु कहलाता है। अर्थात इधर आप देखेंगे तो ये जो बिंदु है वह दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखें देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बाद से प्रमुख रूप से देशांतर रेखाएं आती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के दोनों ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है और यह रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, अर्थात ये सीधे खड़ी रेखाएं होती हैं। दोनों देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनकी कल्पना ग्लोब पर समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। पृथ्वी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में विभाजित होती है और इस प्रकार से कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और उसी तरह से अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 180 होती है, परंतु देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह 360 होती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, ध्यान दीजिएगा, जो लंदन का ग्रीनविच वेधशाला है से गुजरने वाली 0
डिग्री अर्थात देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रमुख या मुत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मैंने बताया है, यानी कि ये जो पृथ्वी को पूर्वी और जो है कि पश्चिमी भागों में विभाजित करने वाली जो देशांतर रेखा होती है, इस देशांतर रेखा को ही मुख्य रूप से ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं इसको स्पष्ट रूप में कि ग्रीनविच रेखा क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर मुख्य रूप से जो है कि ये जो रेखाएं ऊपर से नीचे तक यानी कि आपको ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही हैं, यही मुख्य रूप से जो रेखाएं हैं यह देशांतर रेखा कही जाती हैं। और इसके ठीक बीचों बीच में अर्थात यहाँ 0 डिग्री पर जो रेखा दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। समय क्या होते हैं, पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान के सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय कहा जाता है, और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। इसको हम स्थानीय समय के नाम से जानते हैं। इसके बाद से प्रमाणिक समय क्या होता है, किसी भी देश के ठीक मध्य से गुजरने वाली प्रमाणिक देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रमाणिक समय माना जाता है। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात इलाहाबाद नैनी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है का स्थानीय समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लंदन 0 डिग्री प्रमुख या उत्तर से 5.5 डिग्री अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे हमेशा रहता है। तो इस तरह से यानी कि ये जो प्रमाणिक समय होता है वह प्रत्येक देश का अपना अलग प्रमाणिक समय होता है। भारत में यह जो मुख्य रूप से जो रेखा है वह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरती है, और यह भी प्रमुख रूप से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद से देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा क्या होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय इस देशांतर में स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में हैं उनका समय आगे होगा, और जो भी पश्चिम में होगा उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। अर्थात जो पूरब में होगा उसका समय उतना ही अधिक होगा, जितना जिस दूरी पर जो है कि पश्चिम में स्थित होगा उतना ही समय उसका क्या होगा, कम होगा। अभी आप आगे समझ जाएंगे और अच्छी तरह से। यहाँ देखेंगे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में यदि 360 डिग्री घूमती है तो अगर 24 से 360 में आप भाग देंगे अर्थात वह 1 घंटा में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटा में यदि वह 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटा में चूंकि 60 मिनट होता है तो अर्थात वह 4 मिनट में सिर्फ और सिर्फ कितना घूमेगा, 1 डिग्री घूम जाता है। यहाँ 10 दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है। अर्थात 4 मिनट में वह कितना घूमेगा, 1 डिग्री वह घूमेगा। तो 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थात जो है कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरब में 15 डिग्री पर 60 मिनट अर्थात 1 घंटा का अंतर पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध में 15 डिग्री पर 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का पीछे का अंतर पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि पूर्व की तरफ जो है कि समय बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ समय क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इस तरह से 1-1 घंटे का अर्थात 15 डिग्री अगर पूरब है तो 1 घंटे का समय अधिक होगा, 15 डिग्री यदि पश्चिम की ओर है तो 1 घंटे का समय ग्रीनविच की जो समय है उसके अनुसार कम हो जाएगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा,
मध्य रात्रि होगा। ठीक, उसके विपरीत जो होगा वह 160 डिग्री होगा और उस पर क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि हो जाएगी, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनका जो संख्या है वो कितनी है, 360 ही होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब दिया हुआ है कि भारत का मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री लंदन से 5.5 घंटे आगे है। यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हों तो भारत में 8.5 डिग्री अर्थात शाम के 5:30 बजेंगे। इसको आप देख सकते हैं कि यानी कि अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पर अगर मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे हों तो भारत में 8.5 डिग्री शाम के समय अर्थात 5 घंटा ये 30 मिनट क्या होगा, आगे होगा, तो 5 घंटा 30 मिनट यानी कि बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। रूस में 11 मानक समयों को इसमें क्या किया गया है, अपनाया गया है। यानी कि सभी देशों की जो देशांतरी विस्तार है वह समान नहीं है, कुछ देशों में अधिक है, कुछ देशों में कम होता है। इसके बाद से फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। फिर से अगले क्लास मिलते हैं। धन्यवाद।